नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी, हाँ। सुनने में शायद ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका सीधा संबंध है दवाओं की सही खुराक, मतलब डोज तय करने से। और खासकर बच्चों के लिए। बिल्कुल। हमारे पास कुछ मेडिकल रिसर्च से जुड़े दस्तावेज हैं जो इसी विज्ञान पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद क्या है? ये समझना कि बच्चों को दवा देते वक्त डॉक्टर या फार्मासिस्ट सही मात्रा कैसे तय करते हैं। ये सिर्फ मतलब नंबरों का खेल नहीं है। ये विज्ञान, सुरक्षा और असर के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल। पोसोलॉजी शब्द जैसे आपने कहा टेक्निकल लगता है, हाँ। पर इसका मतलब सिंपल है। ग्रीक से आया है, पोसोस मतलब कितना, हाँ। और लोगोस मतलब विज्ञान। अच्छा, कितना का विज्ञान? हाँ, कितनी मात्रा का विज्ञान। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य दवा की वो मात्रा खोजना है जिससे मरीज को सबसे ज्यादा फायदा मिले और नुकसान या कहें तो साइड इफेक्ट्स वो कम से कम हो। अब बच्चों के मामले में मुझे लगता है ये और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता होगा ना? ओ बिल्कुल। क्यों? मतलब हम उन्हें बस वयस्कों की दवा की छोटी डोज क्यों नहीं दे सकते? वजन के हिसाब से कम कर दिया बस। यही सबसे अहम बात है। बच्चे सिर्फ छोटे वयस्क नहीं होते, ये सोचना ही गलत है। अच्छा। उनके शरीर के अंग जैसे लिवर है, किडनी है, जो दवाओं को प्रोसेस करते हैं वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते। उनका मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की जो केमिकल प्रक्रियाएं हैं वो भी अलग होती हैं। तो अगर हम सिर्फ वयस्क डोज को उनके वजन के हिसाब से कम कर दें तो बहुत चांस है कि दवा या तो बेअसर रहेगी ओके। या फिर खतरनाक भी साबित हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है। ओ, इसी वजह से बच्चों के लिए डोज कैलकुलेट करने के खास तरीके, खास फॉर्मूले बनाए गए हैं। अच्छा, तो ये तरीके कौन कौन से हैं? रिसर्च में किन मुख्य बातों पर जोर दिया गया है? तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि बच्चों की डोज तय करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों को आधार बनाया जाता है। एक तो उनकी उम्र, दूसरा उनका वजन और तीसरा उनके शरीर की सतह का क्षेत्रफल, जिसे बॉडी सरफेस एरिया या BSA कहते हैं। बॉडी सरफेस एरिया, ओके। हाँ, और समय के साथ इन तरीकों में भी मतलब विकास हुआ है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने या शायद सबसे आम तरीके से, उम्र के आधार पर डोज तय करना। ये कैसे काम करता है? स्रोत में कई फॉर्मूलों का जिक्र है, यंग्स, डिलिंग्स। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दिनों में उम्र एक आसान पैमाना लगता था। वही बच्चे की उम्र पता करना सबसे आसान है। हाँ, वो तो है। तो कई फॉर्मूले बने, जैसे आपने कहा यंग्स फॉर्मूला। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि बच्चे की उम्र के हिसाब से वयस्क डोज का एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा तय किया जाए। अच्छा, फ्रैक्शन कैसे? उदाहरण के लिए यंग्स फॉर्मूला कुछ इस तरह काम करता है। बच्चे की डोज बराबर होती है बच्चे की उम्र साल में डिवाइडेड बाय बच्चे की उम्र प्लस 12, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं वयस्क डोज से। ओके। बच्चे की उम्र प्लस 12 एडल्ट डोज। हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए जैसा स्रोत में दिया है, 4 साल के बच्चे को सिमेटिडिन देनी है और वयस्क डोज 100 mg है, तो हिसाब होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 इंटू 100 mg, यानी 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 mg। ये हुआ 25 mg। बिल्कुल। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये और डिलिंग्स फॉर्मूला एक और था, वो भी उम्र पर ही था। उसमें 20 से डिवाइड करते थे। अच्छा, डिलिंग्स में? हाँ, बच्चे की उम्र साल में डिवाइडेड बाय 20 वयस्क डोज। ओके। और एक फ्राइड्स फॉर्मूला था, वो छोटे बच्चों मतलब शिशुओं के लिए था। उसमें महीनों में उम्र लेते थे। ओह, महीनों में? हाँ, उम्र महीनों में 150 वयस्क डोज। तो ये सब इस्तेमाल में आसान थे, क्योंकि बच्चे की उम्र जानना सबसे सरल था। लेकिन इनमें एक बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? उम्र तो एक स्टैंडर्ड चीज है। कमी ये थी कि एक ही उम्र के 2 बच्चों का शारीरिक विकास, उनका वजन, उनका आकार, ये बहुत अलग हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। आप सोचिए, क्या हर 4 साल का बच्चा एक जैसा होता है? कोई दुबला पतला हो सकता है, कोई तगड़ा हो सकता है। सही। उम्र एक बहुत रफ अंदाजा देती है, सटीक नहीं। दवा का असर तो शरीर के आकार और मेटाबॉलिज्म पर ज्यादा निर्भर करता है, ना कि सिर्फ उम्र पर। बात तो सही है। तो मतलब सिर्फ उम्र पर निर्भर रहना काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहीं पे शायद वजन की अहमियत सामने आई होगी। स्रोत में क्लार्क्स फॉर्मूला का जिक्र है जो वजन पर आधारित है। बिल्कुल।
क्लार्क्स फॉर्मूला एक महत्वपूर्ण कदम था ज्यादा सटीकता की तरफ। इसका लॉजिक ये है कि दवा की जरूरत बच्चे के वजन के अनुपात में होनी चाहिए। अच्छा। इसे कैलकुलेट करने के दो आम तरीके स्रोत बताते हैं, एक पाउंड में वजन के लिए और एक किलोग्राम में। किलोग्राम वाला फॉर्मूला ज्यादा कॉमन है आजकल। बच्चे की डोज इज इक्वल टू बच्चे का वजन केजी में 70 केजी वयस्क डोज। यहाँ 70 केजी क्या है, ये कहाँ से आया? 70 केजी को एक औसत वयस्क का वजन माना जाता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह। ओके। तो ये फॉर्मूला दरअसल बच्चे के वजन की तुलना एक औसत वयस्क के वजन से करके उसी रेशियो में, उसी अनुपात में वयस्क डोज को कम कर देता है। समझ गया। स्रोत में पाउंड वाला उदाहरण है। 6 साल का बच्चा, वजन 25 पाउंड जो करीब 11.3 केजी हुआ, वयस्क डोज 500 mg। तो पाउंड वाले फॉर्मूले से, जिसमें 150 पाउंड को औसत वयस्क वजन मानते हैं, डोज निकली 25 150 500 mg इज इक्वल टू 83.3 mg। ठीक है, तो ये उम्र वाले फॉर्मूलों से बेहतर माना जाता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में वजन आधारित गणना को उम्र आधारित गणना से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। क्यों? वजन का अंतर काफी हो सकता है और दवा की जरूरत वजन से ज्यादा जुड़ी होती है। आज भी बहुत सी दवाओं की डोज वजन के हिसाब से ही तय की जाती है, जैसे मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट mg/kg। ये तो मैंने देखा है, परसों पे लिखा हुआ है mg/kg। हाँ, वो यही है। क्लार्क्स फॉर्मूला का ये एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहले उम्र आई, फिर वो काफी नहीं लगी तो वजन आया। क्या इससे भी ज्यादा सटीक तरीका है? आपने बॉडी सरफेस एरिया का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, BSA। स्रोत में कैटसल फॉर्मूला और BSA की बात है। ये BSA क्या बोला है और ये क्यों जरूरी है, वजन से भी ज्यादा जरूरी? हाँ, कुछ स्थितियों में BSA यानी बॉडी सरफेस एरिया, शरीर की सतह का कुल क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल मतलब स्किन का एरिया। हाँ, आप मोटे तौर पर वैसा समझ सकते हैं जैसे शरीर की बाहरी पैकेजिंग या रैपिंग पेपर का एरिया। सुनने में अजीब लगे, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ खास दवाओं के लिए, जैसे खासकर कैंसर की दवाओं के लिए, मतलब कीमोथेरेपी या बहुत गंभीर इन्फेक्शन की दवाएं, उनके लिए डोज तय करने का ये सबसे सटीक तरीका हो सकता है। पर क्यों? शरीर के क्षेत्रफल का दवा के असर से क्या लेना देना? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखिए, माना जाता है कि BSA शरीर के मेटाबॉलिक रेट, यानी शरीर कितनी तेजी से चीजों को प्रोसेस करता है, उससे वजन या उम्र की तुलना में बेहतर संबंध रखता है। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट से कनेक्शन है इसका। हाँ, और दवा का असर काफी हद तक इसी मेटाबॉलिक रेट पर निर्भर करता है। तो कैटसल फॉर्मूला या BSA पर आधारित दूसरे तरीके इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एक आम तरीका जो स्रोत में बताया गया है वो है बच्चे की डोज इक्वल्स बच्चे का BSA मीटर स्क्वायर में 1.73 m² वयस्क डोज। और यहाँ 1.73 m² क्या है? जैसे पहले 70 kg था। बिल्कुल, 1.73 मीटर स्क्वायर को एक औसत वयस्क का बॉडी सरफेस एरिया माना जाता है। तो जैसे क्लार्क्स फॉर्मूला वजन की तुलना करता था, ये तरीका बच्चे के BSA की तुलना औसत वयस्क BSA से करता है। ओके, स्रोत में एक उदाहरण है। 7 साल का बच्चा, BSA 1.9 मीटर स्क्वायर, वयस्क डोज 150 mg। तो गणना होगी 1.9 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई 150 mg। ये लगभग 165.73 mg आता है। अरे, ये क्या, बच्चे की डोज 165.73 mg, वयस्क डोज 150 mg से ज्यादा आ गई? ये कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, ये नतीजा थोड़ा चौंका सकता है, लेकिन ये BSA आधारित गणना की खासियत दिखाता है। इस उदाहरण में क्या हुआ कि बच्चे का BSA 1.9 मीटर स्क्वायर, औसत वयस्क BSA 1.73 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है। बच्चे का BSA वयस्क से ज्यादा? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से काफी बड़ा या लंबा चौड़ा हो, या फिर हो सकता है वयस्क डोज किसी खास वजह से कम निर्धारित की गई हो। पर पॉइंट ये है कि BSA शरीर के मेटाबॉलिज्म और आकार का एक अलग तरह का माप देता है, जो कभी-कभी ऐसे नतीजे दे सकता है जो सिर्फ वजन या उम्र से न मिले। दिलचस्प है। लेकिन ये BSA पता कैसे करते हैं? ये उम्र या वजन की तरह आसानी से तो नहीं मापा जा सकता होगा? स्केल पे खड़ा कर दिया या डेट ऑफ बर्थ पूछ ली? सही कहा आपने। BSA कैलकुलेट करना थोड़ा जटिल होता है। इसके लिए बच्चे की हाइट और वजन दोनों की जरूरत होती है। हाइट और वजन दोनों? हाँ, और फिर विशेष चार्ट्स होते हैं जिन्हें नोमोग्राम्स कहते हैं, या फिर गणितीय फॉर्मूला होते हैं, जैसे एक मोस्टेलो फॉर्मूला है, उनका इस्तेमाल किया जाता है BSA निकालने के लिए।
ओ, तो ये ज्यादा मेहनत का काम है। हाँ, इसीलिए ये तरीका रोजमर्रा की आम दवाओं के लिए शायद उतना इस्तेमाल ना होता हो। पैरासिटामोल के लिए बीएसए नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन जहां डोज की सटीकता बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, जैसे कि कैंसर के इलाज में, जहां दवा की टॉक्सिसिटी विंडो बहुत नैरो होती है, मतलब सही डोज और खतरनाक डोज में फर्क बहुत कम होता है। एग्जैक्टली, उन स्थितियों में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। समझ गया। तो हमने देखा कि बच्चों की डोज तय करने का सफर कैसे इवॉल्व हुआ है, उम्र के सीधे साधे नियमों से शुरू होकर वजन और फिर शरीर की सतह के क्षेत्रफल जैसे ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा सटीक तरीकों तक पहुंचा है। ये इतनी सारी अलग अलग विधियां क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि बच्चों के लिए सही डोज ढूंढना कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण काम है। ये कोई सीधा साधा हिसाब नहीं है। ये विज्ञान का निरंतर विकास दिखाता है, जहां हम हमेशा बेहतर और सुरक्षित तरीके खोजने की कोशिश करते रहते हैं। और ये भी दिखाता है कि कोई एक तरीका हर बच्चे, हर दवा, हर स्थिति के लिए बेस्ट नहीं है। तो फिर चुनते कैसे हैं? चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है। बच्चे की उम्र क्या है, उसकी हालत कितनी गंभीर है, कौन सी दवा दी जा रही है, उसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल क्या है, क्या हमारे पास सटीक वजन या बीएसए की जानकारी है भी या नहीं। अच्छा। और सबसे जरूरी, डॉक्टर का अपना अनुभव और उसका क्लिनिकल जजमेंट। मतलब ये सिर्फ गणित का सवाल नहीं है, इसमें डॉक्टर का तजुर्बा भी शामिल है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये फॉर्मूले एक शुरुआती गाइडलाइन या कह लें एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। मान लीजिए किसी फॉर्मूले से डोज एक्स निकली, लेकिन डॉक्टर देखेगा कि क्या बच्चे को कोई और बीमारी है, क्या उसकी किडनी या लीवर ठीक से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अंग दवा को शरीर से बाहर निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल। दवा देने के बाद बच्चा कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। इन सब बातों के आधार पर असली डोज को एडजस्ट किया जा सकता है, ऊपर या नीचे। अच्छा। तो ये विज्ञान और कला का मिश्रण है, जहां लक्ष्य हमेशा बच्चे की सुरक्षा और दवा का असर होता है। ये समझना वाकई अहम है। अक्सर हम सोचते हैं कि डॉक्टर ने बस पर्ची पे कुछ लिख दिया, लेकिन उसके पीछे इतना विचार और विज्ञान होता है, खासकर बच्चों के मामले में। हाँ, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नई रिसर्च आती रहती है, दवाओं के बारे में हमारी समझ बढ़ती रहती है और डोजिंग के तरीके भी बेहतर होते जाते हैं। ये सिर्फ वयस्क डोज कम करने का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके पीछे खास फॉर्मूले और सिद्धांत काम करते हैं, जो बच्चे के विकास के अलग अलग पहलुओं, उम्र, वजन या शरीर की सतह का क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल। ये सभी तरीके, चाहे वो उम्र पर आधारित पुराने फॉर्मूले हों या वजन पर आधारित क्लॉक्स रूल या फिर बीएसए बेस्ड कैलकुलेशन, ये सब इसी कोशिश का हिस्सा है कि बच्चों को दवा की वो मात्रा मिले जो सुरक्षित भी हो और असरदार भी। हमेशा कोशिश यही रहती है कि फायदा सबसे ज्यादा हो और खतरा कम से कम। सही कहा। और अब अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि कई अलग अलग फॉर्मूले और तरीके हैं, यंग्स, क्लार्क्स, बीएसए आहारित गणना। असल जिंदगी में जब एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सामने एक बच्चा आता है, तो वे कैसे तय करते हैं कि इस खास बच्चे के लिए, इस खास दवा के लिए कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा? ये अच्छा सवाल है। क्या वो हमेशा सबसे सटीक तरीका जैसे बीएसए इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, या फिर स्थिति की गंभीरता और दवा के प्रकार के हिसाब से चुनते हैं? मतलब पैरासिटामोल के लिए शायद वजन काफी है, पर कीमोथेरेपी के लिए बीएसए जरूरी है। ये फॉर्मूले तो हैं, पर इन्हें अमल में लाने का फैसला कैसे लिया जाता है? ये वो नुक्ता है जहां विज्ञान प्रैक्टिस से मिलता है, और ये अपने आप में एक गहरी सोच का विषय है कि वो चुनाव कैसे होता है। बिल्कुल, क्लिनिकल जजमेंट का असली रोल वहीं आता है। इस दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। ये हमें याद दिलाता है कि मेडिकल साइंस में हर छोटी डिटेल कितनी मायने रखती है, खासकर जब बात हमारे सबसे छोटे और नाजुक मरीजों की हो।